अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। मैं आप सबसे हमेशा वो शेयर करता हूँ जो मेरी लर्निंग्स होती हैं, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल जो है बेसिकली वो एक एजुकेशनल कंटेंट का चैनल है। अल्लाह के फजल करम से मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा में आने का मौका मिला, उम्रा अदा किया, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करूँ आप लोगों के साथ जो कि मेरी ऑडियंस की लर्निंग हो सके, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कि बेसिकली पाकिस्तान और हिंदुस्तान से या सब कॉन्टिनेंट से आए होते हैं, और वो जो बिल्कुल देसी लोग हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि मुझे खुद बहुत सारी चीज़ों का नहीं इल्म था आने से पहले, तो मैंने बहुत कुछ सर्च किया, बहुत कुछ लर्न किया, बहुत कुछ पढ़ा, यूट्यूब पे देखा, तो कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ। तो 5 ऐसी बातें मैं डिस्कस करूँगा जो कि मैं समझता हूँ हम सबको उम्रे पे या मक्का आने से पहले पता होना ज़रूरी है। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट बेसिकली ये है कि अपना प्लान करके आएँ। जो भी आपका उम्रा है, जो भी आपका विजिट है मक्का मुकरमा में या सऊदी अरब में, स्पेसिफिकली उम्रे की नीयत से उसको प्लान करके आएँ। क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो प्लानिंग के बगैर आते हैं, चीज़ों का उनको पता नहीं होता, तो जब वो मक्का पहुंच जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। कई लोग आते हैं जद्दा अपने दोस्तों के पास या रियाद या किसी और शहर में, और फिर वहाँ से उनको आना पड़ता है मक्का उम्रे के लिए, तो फिर उनको जो एहराम के मसाइल हैं, मिकात की चीज़ें हैं, उनका आइडिया नहीं होता। और अगर आप पाकिस्तान से डायरेक्ट, जैसे कि मैं आया हूँ, तो मुझे डायरेक्ट मक्का आना था, यानी कि जद्दा एयरपोर्ट उतरा हूँ, तो मुझे मिकात से गुजरते हुए एहराम बांधना था। तो उसके लिए क्या ज़रूरी था, कुछ लोगों ने जहाज़ के अंदर बांधने को प्रेफरेंस दी, किसी ने एयरपोर्ट के ऊपर प्रेफरेंस दी, किसी ने नफल जब मिकात के ऊपर से गुजर रहे होते हैं तब उन्होंने वहाँ पे नफल पढ़े, और कुछ लोगों ने सिर्फ नियत वहाँ पे की, नफल शायद पाकिस्तान के अंदर लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर एहराम बांधते हुए की है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्लानिंग आपकी पूरी हो कि आप किस तरीके से आ रहे हैं, और अगर जद्दा उतरना है और फिर वहाँ आके आपने वहाँ 2 दिन स्टे करना है लोगों के पास, और फिर वहाँ से आगे आपने पहुँचना है मक्का, तो फिर उधर का मिकात का हिसाब डिफरेंट हो जाता है। तो नंबर 1 पॉइंट ये था कि अपने उम्रे को प्लान करके आएँ, डिस्कस करके आएँ कि किस तरीके से आपने प्लानिंग करनी है, और स्पेसिफिकली इसमें साथ आपके उम्रे की जो प्लानिंग बाकी है, बुकिंग शुकिंग, उसको भी देख के आएँ। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे अहम मसले के लिए, दूसरे अहम पॉइंट की, जो मेरे हिसाब से बहुत शायद ज़रूरी था हम सब के जानने के लिए, और वो है एहराम। एहराम के मसाइल का मैंने नोट किया, बहुत सारे लोगों को मसले आए एहराम के बारे में। औरतों का एहराम क्या है, किस तरह होता है, कब उसको किस तरह मेंटेन करना है, इस तरह मर्दों का एहराम क्या है, वो सारे मसाइल हैं। तो उसके बारे में प्लीज़ पढ़ के आएँ, समझ के आएँ कि वो एहराम क्या है और उसके क्या पाबंदियाँ एहराम की क्या है। इसके ऊपर हम डिटेल में मैं दोबारा भी बात करूँगा इंशाल्लाह, अगर मौका मिला कि एहराम के ऊपर मुझे क्या मसाइल आए और एक कॉमन पब्लिक को क्या आते होंगे या आएंगे। लेकिन अगेन इस पूरी वीडियो के पॉइंट कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात कर रहा हूँ कि दूसरा पॉइंट ये है कि एहराम को समझ के आएँ, एहराम के मसाइल को, एहराम की पाबंदियों को समझ के आएँ, ताकि वो गलतियाँ ना हो सके। मैंने बहुत ऑब्जर्व की हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत कॉमन मिस्टेक्स की हैं, उसको ख्याल रखें। इसमें एक और छोटी सी चीज़ ऐड करता हूँ, क्योंकि एहराम की हालत में ही आपको खाना काबा में मताफ के अंदर जाने के, नीचे बेस जो ग्राउंड है उस पर जाने की इजाज़त मिलती है। अदरवाइज़ आपने कोई भी तवाफ़ करना है तो आपको सेकंड या थर्ड फ्लोर के ऊपर करने का मौका मिलता है। तो वो एहराम फिर उसमें आपने खुशबू लगा होता है कि बेसिकली खाना काबा की उसको, यानी कि कह लें खाना काबा को लगा होता है। तो खाना काबा को जब आप हाथ लगाते हैं एहराम की हालत में, और अगर एहराम उम्रे का एहराम है तो वो खुशबू जायज़ नहीं है, तो लोगों के लिए वो भी प्रॉब्लम। तो इस किस्म के मसाइल भी हैं जिसको इन शॉर्ट आप समझें, पढ़ें, लोगों से जानें, और आपका जो भी मसलक या फ़िक्का या जिस साइड को आपको कॉन्सेप्ट को समझते हैं उसको आप ज़रूर देखें। लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि जी वो खाना काबा को छूना है, खाना काबा को हाथ लगाया है, खाना काबा को लगी कि गलाफ को तस्बीह उसके साथ मल के ले आए मेरे लिए तबरक के तौर पे या किसी भी चीज़ के तौर पे। तो लेकिन आप एहराम की हालत में, और स्पेसिफिकली जब एहराम आपका उम्रे के लिए है, तो उसमें एहराम की हालत में आपको खुशबू जायज़ ही नहीं है। तो जब आप खाना काबा को हाथ लगाएंगे तो खाना काबा के गलाफ को तो इतर लगा हुआ, खुशबू लगी हुई है, तो वो तो खुशबू आपके हाथों में लग जाएगी, तो वो तो आपके लिए मसला है। इसी तरीके से अगर आप वॉशरूम में गए तो वॉशरूम में आपने साबुन इस्तेमाल कर लिया, और वो सारे के सारे साबुन वो होते हैं खुशबू वाले होते हैं, तो वही मसला है। इसी तरीके से आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमने किसी जगह से खुशबूलेस साबुन लिए हुए थे हज के हवाले से या डिफरेंट इसी पर्पज़ के लिए कि एहराम के मद में यूज़ होगा। तो मैंने जब एहराम की हालत में नहीं था तो उसके बाद मैंने जब वो साबुन यूज़ किया आम रूटीन में अपने होटल में, तो स्टिल उसमें से खुशबू थी।
सो ये भी एक मेरे ऑब्जर्वेशन है कि जी कोई भी साबुन खुशबू लेस नहीं है, जो कहा है वो भी खुशबू है। आप लोगों के कहने पे ले तो लेंगे, लेकिन जब आप खुद इस्तेमाल कर लेंगे और खुशबू लगेगी तो, क्योंकि वो हराम के मसाइल में आता है, पाबंदियों में आता है, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। इन शॉर्ट मेरा कहने का मकसद यही है कि देखें, एक इबादत है, एक बहुत बड़ी इबादत है, जो उम्रा करना है या हज की तरफ जाना है, तो ये बहुत बड़ी इबादतें हैं। और हमारे सारे जो इबादत में से हज अगर उस सबसे एंड पे कहा गया या उम्रा आपको कहा गया है, तो वो बेसिकली वो बातें हैं जिसमें आपको माली मशक्क़त करनी है और जिस्मानी मशक्क़त करनी है। तो कोई भी काम है जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात है, पढ़ के मसाइल को समझ के करना चाहिए। इसी तरीके से मेरे ख्याल में इन चीज़ों को भी समझना चाहिए और इस पर टाइम लगाना चाहिए और सीखना चाहिए। अच्छा, अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। उसके ऊपर मेरा राय जो है, एनालिसिस ये है कि वो शायद ये है कि हम उम्रा सीख के आएँ कि कैसे करना है उम्रा। लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, बहुत सारे बेचारे, और मैंने देखा है यार, इतने बूढ़े बूढ़े लोग आए होते हैं वहाँ पे। और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, हर दुनिया की हर जगह से बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का, इंडियंस का थोड़ी समझ में आती है, ज़ुबान समझ में आती है तो समझ में आता है वो बेचारे क्या बात कर रहे हैं। टर्किश, उज़्बेकिस्तानी और ये सारे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन उनकी शायद समझ नहीं आती, इसलिए हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बट बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं बेचारों को कहाँ से तवाफ़ का चक्कर शुरू करना है, हजर अस्वद के ऊपर आके क्या कैसे करना है, ग्रीन लाइट्स क्या हैं। तो हजर अस्वद के अगेंस्ट वो ग्रीन लाइट्स जो लगी होती हैं, तो वो लोग हजर अस्वद की बजाय ग्रीन लाइट पे हजर अस्वद की तरफ हाथ खड़ना करके इस्लाम करना है, लेकिन वो लोग उधर उधर ग्रीन लाइट को कर रहे होते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग चक्कर जो है, सफ़ा मरवा का जो चक्कर है वो 14 लगा लेते हैं। सफ़ा मरवा से सफ़ा एक, हालांकि वो सफ़ा से मरवा एक है और मरवा से सफ़ा दूसरा हो जाता है, तो उसको लोग याद नहीं करते, पता नहीं होता। इस तरह खाना काबा के जो चक्कर लगाने हैं उनको किस तरह कंसिडरेशन करनी है। और जब स्पेसिफिकली इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आपने उसके चक्कर लगाने हैं तो आपने मर्दों ने दायां कंधा नंगा करना है, जबकि उम्रे की नीयत में आप तवाफ़ कर रहे होंगे। बट उसके फ़ौरन बाद जब आपने नफल पढ़ने हैं तो आपको वो कंधा जो है दोबारा कवर कर लेना है, क्योंकि नमाज कंधे के बगैर नंगे कंधे के साथ नहीं होगी। बट उसके बाद फिर सही के अंदर कहा जाता है कि कोई कंपल्शन नहीं है कि नंगा करें या वैसे ही चलें, लोग चलाते, लेकिन उस पर कन्फर्म है कि लाजमी होता है कि आपने तवाफ़ करते हुए दायां कंधा नंगा करना होता है। तो ये सारे मसाइल हैं, तो सीख के आएँ। इसी तरीके से मुझे एक वाक़या याद आया, मैं पिछले दिन जब अपनी पढ़ाई कर रहा था इसके लिए, आने के लिए उम्रे के लिए, तो मैंने एक स्कॉलर के क्वेश्चन आंसर सेशन सुना। तो उससे किसी ने सवाल पूछा कि जी जनाब, मैं अपने दोस्तों के साथ कहने पे उम्रे पे चला गया, उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया कि उम्रे पे चलो, और मैं उम्रे पे चला गया, लेकिन मुझे ना वो शायद इंडिया से था बंदा जो, या किसी और मुल्क से, लेकिन मुस्लिम था, मेरा इंडिया से था। उसने कहा मैं चला गया, लेकिन मुझे ना कोई मज़ा नहीं आया, ना मेरा दिल वहाँ लगा, ना मैंने इंजॉय किया, ना कुछ। मुझे बस एक रिलीजियस ना गैदरिंग, जैसे इंडियंस हैं जो वो बाकी लोग अपने टेम्पल्स पे चले जाते हैं, मंदिरों पे चले जाते हैं, डिफरेंट जगहों पे चले जाते हैं, मुझे बस वैसा ही लगा, मुझे वो कनेक्ट नहीं हुआ। तो उस पर उन्होंने आलिम साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा देखें, जब अपने दिल से गए होते, अपने शौक से गए होते तो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। जब दोस्तों के कहने पे गए थे तो ऐसे ही होना था। दोस्तों को कहने पे बंदा पार्टीज पे जाता है, ट्रिप्स पे जाता है, रिक्रिएशंस पे जाता है, लेकिन ये तो आपकी एक इबादत थी, आप इबादत पे जाते। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट भी यही है कि सीख के जाएँ। तो शेयर करना चाहता हूँ जो चौथा पॉइंट है, और वो ये है कि आप अपनी शॉपिंग को प्लान ज़रूर करके आएँ। शॉपिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू होता है कि हमने शॉपिंग करनी है। और मैं मज़े की आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो कि मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी और सब लोगों का एक्सपीरियंस है जो पहले जाते रहे, उनको पता है यार। 90% जो चीज़ें हैं ना, वो पाकिस्तान से, चाइना से, इधर ही जगहों से आई हुई हैं। हम लोगों को लोग ये कहते हैं कि जी लेके आना हमारे लिए, वहाँ से लेके आना, स्कार्फ लेके आना, फलानी चीज़ लेके आना, जैनमाज लेके आना, ये सारी चीज़ें लेके आना। सो अगर आपके पास बहुत पैसा है, इफ़ यू हैव अ गुड बजट, और आप शॉपिंग करना चाहते हैं, लोगों के लिए लेके आना चाहते हैं, तो मोर देन वेलकम, नो इश्यूज़ एट ऑल शॉपिंग के ऊपर। बट अगर करना चाहते हैं तो करें, लेकिन उसको प्लान करके आएँ, क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस तरह के टॉयज़ चाहिए, किस तरह की चीज़ें चाहिए। और बहुत सारी ऐसी जगह मिल जाती हैं जहाँ से क्वालिटी भी, ब्रांड्स तो वहाँ बहुत है, ठीक है, ब्रांड्स तो जो पाकिस्तान में नहीं है वो सारे ब्रांड्स वहाँ मौजूद हैं, खाने के भी और शॉपिंग के हवाले से भी। लेकिन वो उसको प्लानिंग करके आएँ ताकि आपके लिए स्मूथ हो सके इवेंट। मक्का से क्या ख़रीदा जा सकता है और मदीना से क्या ख़रीदा जा सकता है। बट जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इस ट्रिप के लिए, वो होती हैं खजूरें और पानी। जमज़म का पानी जो है, अब वो जमज़म जो है आपको 5 लीटर आपके पासपोर्ट आपको एयरपोर्ट से मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप लाना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उसको बॉटल्स में पैक करके आपको अपने टैची केसेस वगैरह लगेज में रखना पड़ेगा, अलग से नहीं आने देगा। 5 लीटर आपको एयरपोर्ट से मिल जाता है। बाकी खजूरें हैं, खजूरें लाएँ।
اور بانٹے کھائیں کیونکہ وہ وہاں کی سوغات ہے، وہاں کی چیز ہے۔ اگلی جو لاسٹ پوائنٹ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہوگا، کچھ کے لیے نہیں شاید، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا انفارمیشن ضرور ہونی چاہیے، دیٹ از ایمرجنسی نمبرس، کہ اگر ایمرجنسی کوئی ہو جائے، کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ کے پاس کون سے نمبر ہیں جن کو آپ ٹچ کریں، جن کو آپ کے پاس ڈائل پہ موجود ہوں، تاکہ آپ لوگ ان کو وہاں سے کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں، جس میں آپ کے پولیس کے نمبر ہیں، ایمبولینس کے نمبر ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ہاسپٹلس کا کچھ نہ کچھ مکہ مدینہ میں آپ کو پتہ ہو، جب آپ کو ہوٹل ملے تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ ضرور پتہ ہو کہ آپ کا مکہ میں اگر جہاں پہ بھی ہوٹل ہے اس کے پاس کوئی اگر ہاسپٹلس ہیں تو کون سے ہیں، مدینہ میں اگر ہے تو کون سے ہاسپٹل ہیں، کیونکہ بیمار ہو جاتے ہیں، گلا خراب، نزلہ زکام، اور اگر خاص طور پہ آپ کے ساتھ بچے ہیں تو وہ بڑے ولنریبل ہوتے ہیں، چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بیمار ہو جائیں، تو اس لیے ہاسپٹلس کا پتہ ہو، کانٹیکٹ نمبرز، ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبرز کا پتہ ہو، تاکہ وہ آپ چیزوں کو ڈیل کر سکیں۔ ہوپفلی میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ نا نیچے اپنے کیپشن میں یا ڈسکرپشن میں یا کمنٹ سیکشن میں وہ ایمرجنسی نمبرز کچھ وہاں کے نکال کے لکھ بھی دوں گا، تاکہ وہ آپ کو آسانی ہو سکے گی۔ تو اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جی اس کو ڈسکس کریں گے، یہ جرنی، یہ ہالی سٹیز کی جو میری جرنی تھی، میرا ایکسپیرینس تھا، سو آئی وانٹیڈ کہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کروں، شاید کسی نہ کسی کا کوئی فائدہ ہو، اور جب تک یہ یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود رہیں گی تو کسی نہ کسی کا فائدہ کہیں نہ کہیں ہوتا رہے گا۔ تھینک یو۔